28 नवंबर 2020 को एक लड़की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम पर ज़्यादती के इल्ज़ाम लगाए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम सहाफ़ियों से इंसाफ की दरख्वास्त की कि इन्हें इंसाफ दिलवाया जाए ताकि आइंदा कोई भी कौम की बेटी इसका शिकार ना हो। इस औरत ने कहा कि मेरा बाबर आजम से कोई आज का ताल्लुक़ नहीं बल्कि उस वक्त का ताल्लुक़ है जब बाबर आजम का क्रिकेट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था। इन्होंने ये भी कहा कि इनका ताल्लुक़ एक ही मोहल्ले से था, इकट्ठे बड़े हुए और एक ही स्कूल में पढ़े। स्कूल में रहने की वजह से और एक ही जगह पर रहने की वजह से इनमें और बाबर आजम में अच्छी दोस्ती थी। इन्होंने क्या कहा, इन्हीं की ज़बानी सुन लें। होने वाली माली और जिनसी ज़्यादती को मंजरे आम पे लाना है। मेरे साथ ज़्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आजम है, जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको बताती चलूं कि बाबर आजम से मेरा ताल्लुक़ आज कल से नहीं है। मेरे ताल्लुकात उससे उस वक्त से हैं जब वो क्रिकेट की दुनिया में उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। आप तमाम सहाफ़ी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप हर हाल में मुझे इंसाफ दिलाएंगे ताकि आइंदा कौम की किसी बेटी के साथ इस तरह की ज़्यादती ना हो जो मेरे साथ हुई है। मेरी रुदात कुछ इस तरह है कि बाबर आजम और हम एक ही महल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे और वो मेरा स्कूल फेलो था। स्कूल की वजह से और एक जगह पे रहने की वजह से हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। इनके बकौल बाबर आजम ने इन्हें 2010 में प्रपोज़ किया और इस औरत ने बाबर आजम के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया। इस औरत ने यह भी कहा कि ये प्रपोज़ल बाबर आजम ने इन्हें इनके घर आकर ही दिया था, जिसे इस औरत ने एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे वक्त गुजरता गया, इस औरत और बाबर आजम के दरमियान अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। इस औरत के बकौल इसने और बाबर आजम ने शादी करने का प्लान किया। इसके बाद बाबर और इन्होंने अपने घर वालों से बात की और इन दोनों की फैमिलीज़ ने रिश्ते से इनकार कर दिया। ये सब भी इन्हीं की ज़बानी सुन लें। सन 2010 में ही प्रपोज टू मी और मैंने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रपोज़ल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग और उसकी मेरे साथ बहुत अच्छी रही। हम लोगों को शादी करने का हमारा प्लान था। हम लोगों ने शादी करने का प्लान कर चुके हुए थे। बाबर ने और मैंने, हम दोनों ने अपनी फैमिलीज़ को बताया। बाबर और मेरी फैमिलीज़, हम दोनों की फैमिलीज़ ने हमें साफ इनकार कर दिया। इसके बाद ये कहती हैं कि इन्होंने और बाबर आजम ने कोर्ट मैरिज का फैसला कर लिया। इन्होंने बाबर आजम पर इल्ज़ाम लगाया कि बाबर आजम ने इन्हें 2011 में घर से कोर्ट मैरिज का कहकर भगाया और इसके बाद कोर्ट मैरिज भी नहीं की, बल्कि कहा कि मुझे जगह जगह किराए के मकानात में रखता रहा। इन्होंने बताया कि जिन मकानात में ये रहती रही हैं, एक मकान गुलबर्ग में था जबकि दूसरा मकान पंजाब सोसाइटी में था। इन्होंने क्या कहा, आप इनकी ऑडियो सुन लें। फिर बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फैसला कर लिया। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर, बाबर मुझे खुद अपने घर से भगाकर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पे रखता रहा। जब मैं उन मकानों में रहती थी, पहले मैं आपको बता दूं, एक मकान जहाँ पे मैं रहाइश पजीर थी वो गुलबर्ग में माडा कॉलोनी में था, गली नंबर 2 में, और दूसरा जो मकान मैं किराए पे रहती रही हूँ वो पंजाब सोसाइटी एच ब्लॉक डिफेंस में था। वहाँ पे हम रहते रहे हैं। इसके बाद ये खातून कहती हैं कि इन्होंने इस दौरान बाबर आजम से बार बार इसरार किया कि निकाह कर लें और बाबर आजम ने ये कहकर टाल दिया कि अभी हमारे ऐसे हालात नहीं कि निकाह किया जाए। उन्होंने कहा कि घर चलाने के लिए नौकरी करना पड़ी। वक्त गुजरता गया तो नौकरी के साथ साथ 2014 में इन्होंने एक सैलून बनाया और जितनी इनकम आती थी इनके बकौल ये सब की सब बाबर आजम को देती थी। इनकी इनकम में ये बाबर आजम का खाना पीना, रिहाइश और क्रिकेट के सारे अखराजात उठाती थी। जब बाबर आजम आउट ऑफ सिटी खेलने जाता तो अखराजात भी ये खुद उठाती रहीं। ये भी इन्हीं की ज़बानी सुन लें। मैंने बाबर को कई मरतबा उस दौरान इसरार किया कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन बाबर ने मुझे यही कहा हमेशा कि अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, थोड़ा वक्त गुजर जाए फिर हम निकाह कर लेंगे।
حالات تھے اس طرح کے کہ ہم لوگوں کے کوئی کھانے پینے کا کوئی اس طرح نہیں تھا. میں نوکری کرنا شروع ہوگی. بابر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے اور اس کو کرکٹ کا بہت شوق ہے, اور میں نے اس کی اس کوشش میں پوری کوشش کی ہے. اپنی محنت حد سے زیادہ میں نے اس کے ساتھ اپنی محنت کی ہے, اس کے ساتھ مل کے. 2014 میں ایسے وقت گزرتا گیا ہے. 2014 میں سے پہلے میرا سلون, میں نے نوکری کے ساتھ ساتھ سلون بنایا. سلون میرا چلتا رہا. سلون سے میری جتنی انکم آتی تھی میں ساری بابر اعظم کو دیتی تھی. بابر اعظم کے کھانا پینا, کپڑا, رہائش, کرکٹ کے جتنے ایکسپینسز سب میں افورڈ کرتی رہی ہوں. جب وہ آؤٹ آف سٹی جاتا تھا وہاں کے جتنے ایکسپینس تھے پی سی بی کے علاوہ وہ بھی میں سب اس کے افورڈ کرتی رہی ہوں. یہ کہتی ہیں کہ جب 2014 میں بابر اعظم کا نام پاکستانی ٹیم میں آیا تو بابر اعظم کا رویہ اچانک مجھ سے بدلنا شروع ہو گیا, لیکن میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ہم دونوں نے اپنے اپنے گھر سے بغاوت کی تھی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے 2014 میں پھر بابر اعظم سے کہا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں. بابر اعظم نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی شروعات ہے, میں نے ابھی کھیلنا شروع کیا ہے, مجھے تھوڑا مضبوط ہونے دو, ہم شادی کر لیں گے. سنیے یہ آڈیو. 2014 میں جیسے ہی پاکستانی ٹیم میں اس کا نام آیا, گھر سے مجھے باہر لاتا تھا, اس کا رویہ تھوڑا سا میں سے آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا. مجھے نظر بھی آ رہا تھا, لیکن میرے حالات اس طرح کے تھے کہ میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ بغاوت میں نے بھی کی تھی, بابر نے بھی کی تھی. پھر 2014 میں بابر اعظم نے میں نے پھر اس کو انسسٹ کیا کہ ہم لوگ شادی کرتے. اس نے کہا ابھی شروعات ہے, تھوڑا وقت گزار لو, ہم آہستہ آہستہ اور مزید اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیں, اپنے حالات بہتر کر لیں, ہم شادی کر لیں گے. انہوں نے مزید یہ کہا کہ وقت گزرتا گیا اور 2016 آ گیا. میں 20 ہفتے کی پریگننٹ تھی جب میں نے بابر کو بتایا تو بابر کا رویہ میرے ساتھ عجیب ہو گیا, جیسے میں نے کوئی گناہ کر لیا ہے. ویسے میڈم, اگر آپ سچ بھی بول رہی ہیں تو تب بھی یہ گناہ ہے, اور اگر جھوٹ بول رہی ہیں تب بھی یہ گناہ ہی ہے. اس کے بعد اس عورت نے یہ بھی کہا کہ بابر اعظم نے انہیں حمل گرانے پر مجبور کیا اور انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے بابر اعظم کی یہ بات مان لی. ان کے بقول بابر اعظم انہیں بیگم کوٹ کی ایک تنگ علاقے میں حمل گرانے کے لیے لے گئے. اس میں بابر اعظم کے بھائی, ان کا کزن اور دوست بھی ملوث تھے. انہوں نے عبد القادر کے بیٹے عثمان قادر کو بھی نہ بخشا اور ان پر بھی الزام لگائے. انہوں نے کیا کہا, سنیے اس آڈیو میں. وقت گزرتا گیا. 2016 میں آئی واز پریگننٹ ان 20 ویکس. جب میں نے بابر کو بتایا, اس کا یہ خبر سن کے ایک دم رویہ اتنا عجیب ہو گیا میرے ساتھ, جیسے میں نے کوئی گناہ کر لیا. مجھے مارا پیٹا, کافی مجھے انسسٹ کیا, اور میں اس وقت بے بس تھی بیکاز میرے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں تھا. تو بابر اعظم نے میں آخر اس کی اس بات میں حامی بھر لی. وہ مجھے بیگم کوٹ پہ ایک اٹ واز ویری کنجسٹڈ پلیس جہاں پہ وہ مجھے لے گیا استقاط حمل کے لیے. اس میں ملوث اس کے 2 دوست بھی تھے, ایک کزن تھا اور اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا, سفیر اعظم عبد القادر کے بیٹے عثمان قادر. ہی از اے آئی وٹنس. وہ ہمیشہ 4 سے 5 سال تک, جب تک میں باہر رہی ہوں, عثمان قادر وہاں پر آتے رہے ہیں. اور ان کے ایک اور نیٹ پلیئر تھے جب یہ این سی اے میں ڈیورنگ دا کرکٹ ٹائم جو پریکٹس کرتے تھے, اس میں نوید نام کا ایک لڑکا بھی تھا, وہ اس میں بھی شمار تھے. ان لوگوں نے میری مرضی کے بغیر میرا استقاط حمل کروایا اور مجھے یہی یقین دلایا کہ کوئی بات نہیں, آپ صبر کر لو, ہم جلدی شادی کریں گے. اس عورت نے کہا کہ حمل کے بعد بابر نے مجھے میرے گھر والوں سے صلح کرنے کا کہا اور بہانہ یہ بنایا کہ میں زیادہ تر پاکستان سے باہر ہوتا ہوں اور تم گھر میں اکیلی ہوتی ہو تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ. اس عورت نے بابر اعظم پر یہ بھی الزام لگایا کہ جیسے جیسے بابر کو عروج ملا اس کی ہوس بڑھتی گئی. بابر نے ان کے ساتھ وہ بھی عمل کیے جس کی اجازت تو نہ پاکستان کا قانون دیتا ہے اور نہ ہی اسلام. انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جب میں گھر چلی گئی تو بھی بابر مجھے گھر سے باہر بلا کر مختلف جگہوں پر اور ہوٹلوں میں لے جا کر سب کچھ کرتا رہا. انہوں نے بابر اعظم پر پھر تشدد کرنے اور شادی سے انکار کرنے کے الزام لگائے. یہ بھی کہا کہ یہ ہاسپٹلز میں مجھے اپنی بیوی کے طور پر میرا چیک اپ کرواتا رہا. یہ وہ رپورٹس ہیں جو اس خاتون نے دکھائی ہیں. انہوں نے مزید کیا کہا, سنیے اس آڈیو میں. اب سچویشن ایسی تھی کہ میں تھوڑی ٹھیک ہو گئی تھی. بابر نے مجھے انسسٹ کیا کہ آپ اپنے گھر چلی جاؤ اور صلح کر لو, کیونکہ میں پاکستان میں بہت کم ہوتا ہوں, تم یہاں پہ اکیلی ہوتی ہو, تو آپ اپنے گھر. میں نے کسی نہ کسی طرح اپنی
सुलह कर ली बाबर से अपने घर वालों के, बाबर के कहने पर। जब मैंने सुलह की है, मैं अपने घर गई हूँ। बाबर का रवैया दिन ब दिन जैसे जैसे वो अरूज पे आ रहा तो उसकी हवस भी उतनी बढ़ती जा रही थी। वो मेरे साथ वो ताल्लुकात बनाता रहा जो ना हमारा कोई कानून इस चीज़ की इजाज़त देता और ना ही हमें इस्लाम इजाज़त देता है। अब वो इस पर्पस के बाद वो फिर दोबारा मेरे साथ वही सब कुछ करता रहा। मैं अपने घर होती थी, घर से मुझे बाइबल आता था, मुख्तलिफ होटलों में मुख्तलिफ प्लेसेस पे लेके जाकर मेरे साथ जो भी सब कुछ करता रहा है। जब ये सब हालात मेरे चलते रहे हैं, 2017 में आखिरकार इसने इतनी मरतबा मुझे मारा पीटा, और मुझे कई मरतबा इस दौरान इसने इनकारी भी शादी से की है। मैंने इस दौरान जो मेरी हॉस्पिटल में बाबर आजम मुझे लेके जाता रहा है, एज अ बीन वाइफ मुझे चेकअप करवाता रहा है। यहाँ पे उसकी प्रॉपर मेरे पास एविडेंस मौजूद है। ये सब वो एविडेंस हैं जिस पे मेंशन है कि बाबर आजम मुझे उस हॉस्पिटल में लेकर जाता रहा, क्योंकि मेरा आईडी कार्ड नहीं था और वहाँ पे बाबर आजम की आइडेंटिटी लगती रही थी। इनका कहना था इन्होंने बाबर आजम के खिलाफ 2017 में पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दी। इन्होंने कहा कि फिर सुलहनामा हो गया और फिर बाबर ने नंबर चेंज कर लिया। बाबर ने इन्हें 3 साल इस्तेमाल किया। इन्होंने मजीद क्या कहा, सुनिए इस ऑडियो में। आखिर मैंने तंग आकर 2017 में पुलिस रिपोर्ट की बाबर के खिलाफ, जिसके पर्पस में इसके फैमिलीज ये सब आए हैं। उधर जब हमारे जो ऑफिसर थे जिन्होंने हमें देखा था, उस ऑफिसर ने ये फैसला किया कि आप बाबर को यहाँ पे पेश करें। बाबर पेश नहीं हुआ, लेकिन उसी रात सेम नाइट बाबर ने, जो ऑफिसर मौजूद थे उनके सामने, हमारा मशरूत सुलहनामा पे उसने मुझसे दस्तखत करवाए। और इस वक्त 2017 में जो मैंने पुलिस कंप्लेन की थी बाबर के अगेंस्ट, बाबर की वो अगेंस्ट नसीराबाद में फेडेक्स ऑफिस में दर्ज है एप्लीकेशन। एक मिनट, वो मौजूद है। टीम में बाहर के मुल्क किसी में जाना था खेलने के लिए। 2017 में जब कंप्लेन के बाद बाबर ने जाना था और हमारे यहाँ पे आई थिंक कोई PSL भी हो रहे थे, तो मैंने बाबर से सुलह सिर्फ इस वजूहात पे की थी कि बाबर मुझसे शादी करेगा। बाबर ने मुझे खुद इस चीज़ का यकीन दिलाया था कि वो मुझसे शादी करेगा। फिर आखिरकार 2017 में इसने सडनली अपना नंबर चेंज किया। वो नंबर भी इसका PCB में इसके ऑफिशियल रजिस्टर्ड है, और जो इसका इस वक्त मौजूद नंबर है वो भी इसका ऑफिशियल नंबर मेरे पास मौजूद है, जिसमें मुझे कांटेक्ट करता है, मुझे मैसेजेस करता था। और फिर उसके बाद इस तरह वक्त गुजरता गया। तकलीफ़ जो थी मैंने बर्दाश्त की। 3 साल से मज़ीद मैं बाबर आजम की इस हवस का निशाना बन रही हूँ। अब उसने आकर मुझे साफ इनकार कर दिया कि ना मैंने तुमसे शादी करनी है, ना मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ, और ना ही तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो। वो अपनी इस पावर को गलत इस्तेमाल कर रहा है। 10 साल उसने मुझे इतने बुरे तरीके से जलीलो ख्वार किया, हवस का निशाना बनाया। आज वो बिल्कुल इनकारी पे आ गया हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि आज से 10 दिन पहले भी मैंने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की, क्योंकि 20 नवंबर को जब इसने जाना था उससे एक दिन पहले, मैं आपको लाइव उस चीज़ के सब सबूत दिखाती हूँ। इसने मुझे कॉल की, इसने कहा अगर तुम किसी भी पुलिस के पास गई या तुमने मुझसे अब मुतालबा शादी का किया तो तुम अपनी जान से भी जाओगे, और तुम्हें यही नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ करूँगा, क्योंकि सारी जिंदगी उसने मुझे मारा पीटा तो वैसे बोझ आता है। हद से ज़्यादा ज्यादती के बाद आज मैं यहाँ पे इंसाफ लेने आई हूँ। आपको क्या लगता है कि ये खातून सच बोल रही हैं या बाबर आजम को इनके उरूज पर इनका करियर ख़राब करने की कोशिश है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और न्यूज़ियम को सब्सक्राइब करें।